मेरे प्यारे बच्चों, मेरे राज दुलारो, मेरे आंखों के तारों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल KCL ट्यूटोरियल में। और मैं आपका अनुराग जायसवाल आपके सामने। आज हम लोग फिर से बात करने जा रहे हैं वही सा टॉपिक, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल, जो कि बीफॉर्म 6 सेमेस्टर का है। तो आसान थ्योरेटिकल पोर्शन है, कुछ भी टेक्निकल चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कुछ वर्ड्स होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिसको मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए अपनी लैंग्वेज में आ रहा हूँ। तो मैं हर टॉपिक को आपको कहानी की तरह कुछ समझाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आपके मन में वो चीज़ें बैठ जाए और आसानी से उसको अपनी कॉपी में ढेर सारा पन्ना भर सके आप। ठीक है, तो आज बी फार्मा, ये कहाँ गया, मैं तो एकदम पीछे आ गया भाई। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्वालिटी कंट्रोल टॉपिक है, उसका यूनिट 3 का पार्ट 2 बात करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 में एक्चुअली इसमें गलत लिख गया है। पार्ट 2 जो है, उस पार्ट 2 में हम लोग क्या बात करेंगे, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस की बात करेंगे। तो आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस की, GLP। देखिए GLP क्या होता है, आपको पता है कि जो भी लैब्स होती हैं जहाँ पे नॉन क्लिनिकल मतलब कि जो क्लिनिकल ट्रायल लैब होती है ना, जहाँ पे इंसानों पे जानवरों पे होता है मतलब टेस्टिंग, उसको छोड़ के, नॉन क्लिनिकल लैब को छोड़ के, और जितनी भी दवाइयों वाली लैब है, केमिस्ट्री की लैब है, जहाँ पे भी मेडिसिन की, दवाओं की, हर तरह की दवाओं की टेस्टिंग होती है, उसको लैब्स बोलते हैं क्लिनिकल। तो उन लैब्स में किस तरह के रूल रेगुलेशन बनाया जाए, क्या आइडियल प्रॉपर्टीज़ बनाई जाए, क्या चीज़ें बनाई जाएँ, कैसे किया जाए, क्या गाइडलाइन होगा, क्या ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो सारा झाम ताम जो समझाता है उसको बोलते हैं GLP, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो यही है GLP है। GLP क्या है, एक तरह क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है जो क्वालिटी बताता है। GLP डिफाइन सेट ऑफ द क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर द स्टडी, कंडक्ट, डेटा कलेक्शन एंड रिजल्ट रिपोर्टिंग। जो जितने भी लैब में सारे काम होते हैं, चाहे वो डेटा कंडक्ट करने का, स्टडी करने का, डेटा कलेक्शन करने का, या रिजल्ट रिपोर्टिंग करने का, सारे के कामों का जो भी लेखा जोखा है वो हमारा GLP के अंतर्गत आता है। GLP ओनली अप्लाइज टू नॉन क्लिनिकल स्टडीज़। ठीक है, ये किसके लिए होता है, नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ के लिए। एंड टेस्टिंग विच आर कंडक्टेड फॉर द असेसमेंट ऑफ द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ केमिकल। किसी भी केमिकल की सेफ्टी, एफिकेसी या टेस्टिंग के लिए उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, द मेन पर्पज ऑफ GLP इज टू इंश्योर द प्रमोट सेफ्टी, कंसिस्टेंसी, हाई क्वालिटी, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी केमिकल इन द प्रोसेस, नॉन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग। ठीक है, कि जो GLP होता है वो उसका मेन काम है कि लैब टेस्टिंग के दौरान हमारी सेफ्टी हो, अब रिजल्ट में कंसिस्टेंसी हो, हाई क्वालिटी की टेस्टिंग हो, रिलायबिलिटी यानी भरोसेमंद हो, और आसानी से उसमें हम कर सकें। ठीक है, ये GLP में के अंतर्गत हम लोग मेडिकल डिवाइसेस, फूड पैकेजिंग, कलर, इनका भी यूज़ हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये सब हमारे GLP के। तो कुछ जनरल प्रोविज़न की बात करें कि क्या स्कोप है GLP का पढ़ाई करने का। अगर हम GLP की किसी को पढ़ाते हैं, अपने लैब वाले बच्चों को हम GLP सिखाते हैं, तो उसका स्कोप क्या है, उसके बेसिकली 3 स्कोप है। पहला स्कोप, good laboratory practices should be applied to non-clinical safety testing of the test items contained in pharmaceutical products, pesticide product, cosmetic products, veterinary drugs, as well as food additives and industrial chemicals। समझ में आ गया, यानी ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। नॉन क्लिनिकल सेफ्टी के में सारे चीज़ों को देखा जाए तो पेस्टिसाइड प्रोडक्ट में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में, वेटनरी प्रोडक्ट में, एडिटिव में, सभी के केस में इसकी टेस्ट यूज़ किया जाता है। दूसरा, दीज टेस्ट आइटम्स आर मोस्टली सिंथेटिक केमिकल्स हैविंग नेचुरल और बायोलॉजिकल ओरिजिन। और ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग सिंथेटिक या नेचुरल या बायोलॉजिकल ओरिजिन के केमिकल्स का ही यूज करते हैं। एंड द पर्पज ऑफ टेस्टिंग क्या होता है कि हम उसकी प्रॉपर्टी को, सेफ्टी को बढ़ा सके और ह्यूमन हेल्थ को इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके भी 3 ऑब्जेक्टिव भी हैं। जैसे आपका 3 स्कोप था, उसे 3 ऑब्जेक्टिव भी है। लक्ष्य है, क्यों बनाते हैं GLP, क्यों करते हैं GLP। तो GLP प्रोवाइड्स द डेटा सबमिटेड आर एक्यूरेट फ्रॉम द रिजल्ट्स विच आर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्टडी। यानी पूरे स्टडी के दौरान किसी भी ड्रग के जो डेटा हमको मिल रहा है उसकी स्टडी करना, उसकी टेस्टिंग करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, पहला स्कोप। दूसरे, हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें फ्रेंड, दूसरा ऑब्जेक्टिव है डेटा ऑब्टेन इज ट्रेसेबल होता है, इसको हम आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं उसका। और तीसरा होता है देयर इज एन इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस ऑफ टेस्ट, और GLP का जो टेस्ट है वो इंटरनेशनली मान्य होता है। ठीक है, अब बात करने जा रहे हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल की, यानी कि जो GLP के जो काम होता है किसी भी इंडस्ट्री में, GLP के अंतर्गत या लैब के अंतर्गत कितने तरह के लोग आते हैं, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या है, संस्था कैसे बनती है। जब किसी भी प्रमाइसेस और पर्सनल, ठीक है, और इक्विपमेंट्स को हम मिला के कोई काम करते हैं तो वो हमारा बनता है ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें कितने प्रकार के रिएजेंट होने चाहिए, कैसे उसमें कितने लोग पर्सनल चाहिए, कितने डिपार्टमेंट होने चाहिए, कैसे काम होने चाहिए, उसकी बात करेंगे। इससे होता है ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, द परफॉर्मेंस ऑफ न्यूमरस क्वालिटी ओरिएंटेड टास्क
एंड क्वालिटी कंट्रोल वर्क्स एलिमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, टू अचीव क्वालिटी इन प्रोडक्ट। यानी हमको किसी प्रोडक्ट में क्वालिटी के टेस्टिंग चाहिए तो हमको बहुत से हर तरह की चीज़ों में क्वालिटी हमको होनी चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक तरह का हमारा ग्रुप है, समूह है लोगों का, जो इसके अकॉर्डिंग ये CFDA के अकॉर्डिंग जो समूह होता है जो GLP के टास्क को परफॉर्म करते हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन। तो GLP के ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मैनेजमेंट है, यानी सबसे टॉप के लोग में कौन कौन है, वो होते हैं पहला एक वो जो कंपनी के डेवलप करता है क्वालिटी प्लान को, ठीक है, जो कंपनी का गोल डिसाइड करता है कि हमें ये करना है वो करना है। दूसरा टू डेवलप कंपनी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, जो कंपनी के क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं वो टॉप मैनेजमेंट में होते हैं। टू डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, कितने लोग काम करेंगे, कितने लोग किसके अंडर में रहेंगे, कितने डिपार्टमेंट होंगे, ये जिसका जो डिसाइड करता है। टू डिज़ाइन सिस्टम ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी एज एवेल्यूएशन एडल्ट ऑडिट और सर्विलांस, हेड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, इवेल्यूएशन ऑफ बैच रिकॉर्ड्स, ठीक है, अप्रूवल ऑफ रिजेक्शन स्टार्टिंग मटेरियल, अप्रूवल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट। ये सारा आपको दिख रहा है कि कौन होती है, टॉप हेड्स वाले होते हैं जो काम ये करते हैं, ठीक है। अब पर्सनल की बात करें, पर्सनल जो टॉप हेड के अंदर में जो लोग काम करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, बेसिकली केमिस्ट होते हैं, वो जो हमारे पर्सनल हैं, व्यक्ति हैं, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या होती है, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर ही है, क्योंकि सारा काम एटलीस्ट करना उनको ही है। पॉलिसी बनाते हैं टॉप हेड्स वाले, लेकिन काम किसको करना होता है, पर्सनल को करना होता है। तो उनके लिए एक प्रॉपर मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड की जाती है कि कम से कम इतना पढ़ा हो, उसको इतनी एक्सपीरियंस हो, वर्क एक्सपीरियंस हो, ये सारी चीज़ें क्या होती है उसकी डिसाइड की जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो डायरेक्टर होता है वो डिसाइड करता है किसको कौन सा काम दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं पर्सनल में, ठीक है। आगे बात करें हम लोग, अगर पर्सनल को हम लोग कौन कौन सी फैसिलिटीज़ देते हैं, जो हमारा पर्सनल काम कर रहे हैं, पैरामेडिकल जो पीरियडिक मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, जो पर्सनल हैं उसमें कौन कौन सी उनको फैसिलिटी दी जाती है, या फिर पूरे लैब के दौरान हम कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, वो बेसिकली कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। पहला, लोकेशन ऑफ लेबोरेटरी मस्ट बी सच दैट ए फ्री फ्रॉम नॉइज सो एज अवॉइड डिस्टर्बेंस वाइल्ड कंडक्शन ऑफ स्टडी। यानी कि हमारा लैब ऐसी जगह पे होना चाहिए, थोड़ा शहर से दूर, जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो, क्राउड ना हो, शोरगुल ना हो, जिससे हमारा टेस्टिंग करने में कोई भी दिक्कत ना आए। Laboratory must be specified spacious so that different section of laboratory must be separated from each other so avoid cross contamination, ठीक है। बाकी डिपार्टमेंट से हमारा जो लेबोरेटरी है वो अलग होना चाहिए, थोड़ा सा दूर होना चाहिए, ताकि वो हमारा जैसे प्रोडक्ट्स के कंटामिनेशन चीज़ें ना हो सके। फॉर archival of storage and retrieval of all raw data and specimen must be reviewed हैविंग सेपरेट सेक्शन एंड सफिशिएंट स्पेस हैविंग लिमिटेड एक्सेस टू ऑथराइज पर्सन। यानी कि जब लैब में कोई भी सैंपल आता है टेस्टिंग करने के लिए, तो टेस्टिंग करने से पहले उसके पास इतनी लैब में इतनी स्पेस होनी चाहिए कि हर तरह के सैंपल को वो कलेक्ट कर सके और उसको प्रॉपर स्पेस में रख सके, ठीक है। फॉर एडमिनिस्ट्रेशन सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग फैसिलिटी शुड हैविंग सफिशिएंट स्पेस। सही बात है, सीधी पर्याप्त जगह होनी चाहिए ताकि वहाँ पे टेस्टिंग भी हो सके, सुपरविजन भी हो सके, वहाँ पे ऑफिस का काम भी हो सके, टेबल कुर्सी भी लग सके, एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सके, सिग्नेचर पेपर वाले काम भी हो सके, सारे काम के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। फॉर लॉकर, सोवर, टॉयलेट, वॉशरूम, ये सब फैसिलिटी भी किसी भी आपके लैब के अंदर होनी चाहिए। सेपरेट एरिया होना चाहिए। अगर कोई स्टरलाइज मीडिया हम बना रहे हैं, ग्लासवेयर का यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए एक सेपरेट एरिया होना चाहिए, ठीक है। पूरा एरिया जो वॉल है, फ्लोर है, वो पूरी तरह से प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए, जिसमें हवा से प्रॉपर पास होती रहे और जम्स और डस्ट बाहर निकलते रहे, ठीक है। उसमें सीवेज प्लांट के साथ उसका इंस्टॉलेशन भी प्रॉपर होना चाहिए ताकि गंदा पानी बाहर निकलता रहे, ठीक है। ये सब चीज़ें एक प्रॉपर फैसिलिटी रिक्वायरमेंट हमारे GLP के अंतर्गत किसी भी लैब को चलाने के लिए चाहिए होती, ठीक है। और भी कुछ ऐसे, फ्लोर मस्ट बी इम्प्रोवाइज एंड वॉशेबल, यानी फ्लोर ऐसा हो कि उसको धुल सको, आसानी से वॉश कर सको, ड्राई कर सको, ठीक है। बिल्डिंग जो होनी चाहिए वो रेजिस्टेंट, फायर रेजिस्टेंट मटेरियल का बना हो, यानी आग लगने पर हानि कम से कम हो, ठीक है। ये चीज़ें आपके टेस्टिंग के लिए फुल फैसिलिटी 16 है, कोई भी आप 5, 6, 7, 8 याद कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी होगा। आगे बात करते हैं एनिमल केयर फैसिलिटीज़, मतलब जो एनिमल हाउस बना होता है उसमें भी कौन कौन फैसिलिटी रखनी है, तो वो भी आपके सामने पूरा ये डिटेल है, आप इसको यहाँ से देख करके लिख सकते हैं। अब बात करेंगे इक्विपमेंट्स की कि लैब में GLP के अंतर्गत कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं। तो ढेर सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, उपकरण होते हैं, जिसका प्रॉपर कैलिब्रेशन होना बहुत ज़रूरी है समय समय पर उन सारे इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कौन, ठीक है। अब बात करेंगे रिएजेंट और सॉल्यूशन की, भाई लैब के अंदर इक्विपमेंट्स भी होगा, रिएजेंट और सॉल्यूशन भी होगा, भाई जिसके द्वारा आप टेस्टिंग करेंगे। वो आपको इंडिकेटर चाहिए, रिएजेंट चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो वो रिएजेंट और सॉल्यूशन कैसे होने चाहिए, भाई प्रॉपर प्योर होने चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होने चाहिए, उनके साथ कोई भी ऐसा नहीं होगा वो एक्सपायर क्वांटिटी का नहीं होना चाहिए, इरिटेटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा होगा रेफरेंस मटेरियल होना चाहिए। रेफरेंस मटेरियल क्या होता है फ्रेंड, कि जैसे हम किसी भी ट्रक की टेस्टिंग करते हैं तो एक हमारे पास टेस्ट सोल्यूशन बनाते हैं और एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन के लिए हम जिस सैंपल यूज़ करते हैं उसको रेफरेंस सैंपल कहते हैं, जो हाईली प्योर क्वालिटी का होता है, जिसको CDL यानी हमारे
अगर आपकी लैब इंडिया में है तो आपको वो इशू कहाँ से होगा, वो CDL से होगा, वो सेंट्रल ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी कलकत्ता से वो इशू होता है। आपको लेटर भेजना होता है और लेटर के बाद आपको वो चीज़ें वहाँ से मटेरियल इशू होता है, रेफरेंस मटेरियल। उसमें क्या क्या उसकी डिटेल पूरा ये सब कंसंट्रेशन, स्टैंडर्डाइजेशन फैक्टर, सेल्फ लाइफ, स्टोरेज कंडीशन, ये सारा कुछ डिटेल आपको उसमें लिखना होता है। उसी तरह से एनिमल केयर है, अगर आप टेस्टिंग में एनिमल का यूज़ कर रहे हैं तो एनिमल केयर की कहानी है इसमें। ठीक है फ्रेंड, तो ये एक सिंपल सी बात थी हमारे कि फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल का जो यूनिट 3 था वो क्वालिटी कंट्रोल पे बेस्ड था और GLP बेस्ड था, वो बहुत आसान था। अब हम लोग यूनिट 3 तक ख़त्म कर चुके हैं मजाक में। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। बस आपको कहानी है, इसमें कुछ भी नहीं है जो आपको समझना है, पढ़ना है, बस एक कहानी है, कहानी की तरह सुन लो और एग्जाम में जाके चेप दो, है ना, कुछ भी करना है। तो मैं आपका दोस्त फिर से मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे हम लोग, यूनिट 3 तक ख़त्म कर चुके हैं। भारत माता की जय।